देखो, अपने को एक टॉपिक पढ़ना है छोटा सा। अपने को इंडेक्सेशन का मतलब पता है, ऑल नो इंडेक्सेशन मीनिंग। हम लोग इंडेक्सेशन किए हैं बीकॉम लेवल पे करते वक्त कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो तो गवर्नमेंट बोलता है उसका जो परचेज वैल्यू हो या उसका जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो वही नहीं लेंगे जो आप खर्चा किए हो। गवर्नमेंट बोलता है उस वैल्यू को बढ़ा देंगे एज पर इन्फ्लेशन, क्योंकि मनी वैल्यू चेंज होता है एज पर टाइम। लेकिन कुछ एक ऐसा एसेट है जिन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो एसेट लॉन्ग टर्म हो। ये याद करने लायक पॉइंट है। देयर आर 4 एसेट्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडेक्सेशन, वेदर दे आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी नहीं है, लॉन्ग टर्म पे भी नहीं मिले। कोई भी बॉन्ड या डिवेंचर, बॉन्ड डिवेंचर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लग सकता है, लेकिन उसको कैपिटल एसेट उस पर इंडेक्सेशन नहीं लगे। शेयर्स इन और डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप डॉलर पाउंड यूज करके फॉरेन एक्सचेंज से कन्वर्ट करके किसी इंडियन कंपनी का शेयर या डिवेंचर लियो, मतलब आप फॉरेनर हो, मतलब आप फॉरेनर हो और आप इंडियन कंपनी का शेयर या डिवेंचर लेते हो फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबल होकर, मतलब आप नॉन रेसिडेंट हो, तो आपके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। आप बेच रहे हो, सॉरी, आप नॉन रेसिडेंट हो और बेच रहे हो, तो आपको उस पर जो कैपिटल गेन होगा, भले ही आप उसको लॉन्ग टर्म रखे थे बट इंडेक्सेशन नहीं लगे। डेप्रिसिएबल अगर कोई एसेट है और आप उस पर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे क्लेम कर रहे हो, कोई भी एसेट जो डेप्रिसिएबल है और आप उस पर डेप्री क्लेम कर रहे हो, तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और स्लम सेल का जो केस होता है, स्लम सेल क्या होता है? हम अपना पूरा बिजनेस बेच दे रहे हैं किसी को, अलग अलग एसेट का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। मशीन का इतना दाम, फर्नीचर का इतना दाम, या मशीन 1 इतना वैल्यू, मशीन 2 इतना वैल्यू, हम वो सब नहीं कर रहे। हम आपको पूरा का पूरा मशीन बेच दिया, पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया, या सारा मशीन एक साथ बेचा। स्लम सेल का मतलब यही होता है पूरा बिजनेस बेच दिया। तो बिजनेस पे तो कुछ एसेट लॉन्ग टर्म होगा, कुछ एसेट शॉर्ट टर्म होगा, कोई 5 साल लॉन्ग टर्म, कोई 6 साल लॉन्ग टर्म, कोई 10 साल लॉन्ग टर्म। तो वहां पर इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, क्योंकि अलग अलग एसेट का परचेज डेट ले ही नहीं रहे, तो फिर वहां पे इंडेक्सेशन भी नहीं लगेगा। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पे इंडेक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? आई थिंक क्लियर है, तो कोई जवाब नहीं देना है। क्लियर नहीं है टॉपिक तो बोलना, तभी लिखना व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा अगेन, कैपिटल गेन कब एग्जम्प्टेड है। माने सर वो कैपिटल एसेट भी है, वो ट्रांसफर भी है, बट फिर भी आपको उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर आप उसको बेचते हो तो। एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। तो कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ US 64, US 64 बोलकर इंडियन गवर्नमेंट एक बॉन्ड निकाला था 1 अप्रैल 2002 में। सर ये पुराना बॉन्ड था, सॉरी ये बहुत पुराना बॉन्ड था। गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आया कि कोई भी US 64 अगर उस समय ना उसका वैल्यू, एक तरीके का ये बॉन्ड है 1985-86 का। उस समय क्या हुआ था, ये बॉन्ड इंडिया में पहली बार ये बॉन्ड कंसेप्ट आया था, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड वगैरह का कंसेप्ट आया था। तो US 64 बोल के एक बॉन्ड रिलीज हुआ था उस समय। वो बॉन्ड का मार्केट में बहुत डिमांड हुआ था, उसका प्राइसेस बहुत ऊपर भागा था, लोग बहुत उसमें गेन कमाया था। लेकिन हुआ क्या, 98-99 आते आते गवर्नमेंट देखा कि इस बॉन्ड पे ना किसी को इनकम हो ही नहीं रही, बॉन्ड का वैल्यू अब और कभी बढ़ ही नहीं रहा, लोग एकदम इसमें डिसइंटरेस्टेड हो गए। जिनके पास भी है वो बेच रहे हैं, वो लॉस में बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट देखा अगर इतना सारा बॉन्ड लॉस में बिकेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा और गवर्नमेंट को फिर उस पर सेट ऑफ देना पड़ेगा, क्योंकि लॉस है तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वहां लोग एडजस्ट करने का बात करेगा। और इसमें इतना लॉस आया था ना कि लोग फिर कई सालों तक इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देते।
ये एडजस्ट ही होता रह जाता। गवर्नमेंट बोला रुको, US 64 को सोल्ड आफ्टर या ट्रांसफर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2002 हम उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, उसको एग्जम्प्टेड कर दी। चालूगिरी था गवर्नमेंट का बेटा, गेन तो किसी को हो ही नहीं रहा था उस समय, सब लॉस खा रहे थे उसको बेचने पे या ट्रांसफर करने पे। तो गवर्नमेंट पहले ही बोली हम इसको मानेंगे ही नहीं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन से एग्जम्प्टेड हो गया, मतलब कैपिटल लॉस से भी एग्जम्प्टेड हो गया। तो गेन पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो लॉस को भी सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर ये बुद्धि लगाया गवर्नमेंट। ये बॉन्ड का नाम याद कर लेना बेटा। तो लिखो क्या लिखा, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट ऑफ US 64। तुम्हारे पास US 64 का कोई यूनिट है म्यूचुअल फंड की तरह, बॉन्ड की तरह, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये म्यूचुअल फंड टैक्स है। अगर ट्रांसफर ऑफ सच एसेट टेक प्लेस आफ्टर 1 अप्रैल 2002, देखो गवर्नमेंट कितना चालू, 2002 के बैलेंस पे अच्छा गेन हो रहा था तो गवर्नमेंट उधर टैक्सेबल रख दिया उसको, और जैसे ही उस पर लॉस का बात आने लगा गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन कर दिया। तो ये आइटम याद कर लेना, US 64 पे ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगे। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रो लैंड। देखो रूरल एग्रो लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है ना, रूरल एग्रो लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अभी पीछे पड़े हम लोग, जब हम लोग कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट नहीं होगा वो पढ़े थे। तो गवर्नमेंट वाला गांव का खेती वाला जमीन, गांव का खेती वाला जमीन रूरल एग्रो लैंड तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं है। शहर में अगर कोई खेती वाला जमीन है तो वो कैपिटल एसेट है, हाँ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको कंपलसरी ले रहा है किसी से, क्योंकि शहरों में ना हाईवे प्रोजेक्ट ये सब बहुत आ रहा था, शहरों में हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह बहुत आ रहा था, तो गवर्नमेंट क्या बोला कि ये सब जमीन हमको चाहिए। अभी जैसे मान लो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है और कोई ऐसा एरिया से मेट्रो या बुलेट ट्रेन निकलेगा जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी अर्बन एरिया में आता है। अर्बन का डेफिनेशन है वो पूरा चार्ट याद करने का जरूरत नहीं। तो गवर्नमेंट बोला भैया अगर हम कंपलसरी ले रहे हैं तुमसे तो जाओ उस पर भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यानी तुम अर्बन एग्रो लैंड किसी और को बेचे, अर्बन एग्रो लैंड तुम किसी और को बेचे तो टैक्स है, लेकिन गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर किया तो उस पर टैक्स नहीं। तो बोला वो एसएससी इंडिविजुअली एचयूएफ होना चाहिए, कंपनी से लेगा तब नहीं, पार्टनरशिप फर्म से लेगा तब नहीं, मतलब गवर्नमेंट इंडिविजुअली एचयूएफ से ले रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉर्मल जमीन नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी अर्बन एरिया का। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय। अच्छा ट्रांसफर कैसे हो रहा है? कंपल्सरी एक्विजिशन से। कौन ले रहा है उसको? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल स्टेट नहीं, नॉट बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है उसको, या उसका सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू डिसाइड कर रहा है या आरबीआई वैल्यू डिसाइड कर रहा है। कोई भी अर्बन एग्रो लैंड इंडिविजुअली एचयूएफ का जिसको कंपलसरी एक्वायर कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई उसका वैल्यू डिसाइड कर रहा है, तो फिर वो अर्बन एग्रो लैंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन, उस पर तुमको जो भी गेन हो रहा है उस पर टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट बोला था एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड बाय द एसएससी और हिज पेरेंट इफ द लैंड वाज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग 2 ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा ये जो एग्रो लैंड कंपल्सरी गवर्नमेंट ले रहा है उस पर कंडीशन एक और क्या है, 2 साल तक तुम भी उस पर खेती बाड़ी की हो या तुम्हारे पेरेंट उस पर खेती बाड़ी की है, तुम या तुम्हारा पेरेंट उसके ऊपर पिछले 2 साल खेती बाड़ी की है, तभी वो एग्रीकल्चर लैंड होगा ना। शहर में अगर एग्रो लैंड है लेकिन उस पर खेती का काम नहीं हो रहा तो छूट नहीं देंगे, उस पर खेती का काम हो रहा था तो फिर उस पर छूट है। हाँ एसेट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म दोनों में छूट है। मतलब तुम वो लैंड 1 साल 2 साल एग्जैक्ट, एग्रो लैंड कितना साल में लॉन्ग टर्म होगा? 24 महीना,
24 महीना, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो तुम उसको 18 महीना 19 महीना यूज कियो, तो अब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, चलेगा। तो ये था पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, लास्ट एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अमरावती। महाराष्ट्र में एक एरिया है अमरावती, गवर्नमेंट चाहता था उसको बहुत डेवलप करे, तो अमरावती में गवर्नमेंट बहुत सारा जमीन लोगों से लिया, लैंड पूलिंग कंसेप्ट के हिसाब से गवर्नमेंट बहुत सारा जमीन लिया। गवर्नमेंट बोला ये सब हमको प्रोजेक्ट चाहिए एरिया डेवलपमेंट के लिए, यहाँ फैक्ट्री बनवाना है, बहुत कुछ करना है। तो गवर्नमेंट बोला उस एरिया में अगर कोई लैंड गवर्नमेंट एक्वायर किया है तो उस पर ट्रांसफर पे जो इनकम आएगा उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो 3 ही मेन एग्जाम्पशन है, अर्बन एग्रो लैंड जो 2 साल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुआ बाय इंडिविजुअली अच्छे, इसके अलावा US 64 और इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड इन अमरावती। क्लियर है? 3 एग्जाम्पशन याद रहना है और 4 आइटम है जिसपे कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ऊपर पढ़े थे डिवेंचर, कोई NRI के पास कोई शेयर है जो डिवेंचर या शेयर में कन्वर्ट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज से, डिप्रिसिएबल एसेट और स्लम सेल। तो यहाँ पे और इसके अलावा ये 3 है जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम। एक और छोटा सा टॉपिक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है, एक बार ये टॉपिक को स्किप करते हैं, कैपिटल गेन के फॉर्मेट क्या है। यहां हम बना रहे कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है। सो सेल कंसिडरेशन लिखते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो आता है नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें सर हम लोग 2 चीजों को माइनस करने का राइट रखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों माइनस करते हैं तो मेरा आता है कैपिटल गेन। अब अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस एक चीज ध्यान रखना है सर, अगर ये लॉन्ग टर्म है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यही मेरा फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का। आई होप ये फॉर्मेट दोनों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे आएगा भी वैसे, बट ये क्लियर है मोटा मोटी। तो यहाँ पे इसी का एक एक टॉपिक का बात करना स्टार्ट किया फॉर्मेट। देखो यहाँ पे एक एक करके बोला, सेल कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर किसको बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे, ये फटाफट पढ़ने लायक है, उसमें कुछ है नहीं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बोला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर इन लिeu ऑफ एसेट which has been transferred. Asset acquired may be received in cash or in kind. If it is received in kind, then fair market value of the asset acquired is taken in full value of consideration. देखो हम तुमको अपना एक जमीन 1 करोड़ में दिया या अपना ज्वेलरी हम तुमको 30 लाख में दिया, तो तुमसे जो पैसा मिल गया या मिलने वाला है, सर पैसा मिला नहीं है तो भी कैपिटल गेन ले लेंगे। हाँ, मान लो हम ज्वेलरी बेचा आपको 25 मार्च को, अब पैसा आप दोगे हमको 6 महीना बाद, बट मार्च खत्म होते ही हमको जुलाई तक ITR फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। तो बेटा जी पैसा मिला हो नहीं मिला हो, क्योंकि वो मार्च में आ गया, माने उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, मान लो मार्च 24, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में फॉल कर रहा है, अब हमको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को ही माना है कंसिडरेशन। सर बिना पैसा है अपनी जेब से टैक्स दे, हाँ बिल्कुल। सर कभी कभी क्या होता है कुछ काइंड में मिला है तो एसेट में भी रिसीव्ड इन काइंड और कैश। तो अगर काइंड में मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, बदले में जो मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। मतलब हम आपको जमीन दिए, बदले में आप हमको ज्वेलरी दिए, तो आप हमको ज्वेलरी दे रहे हो ना,
हम तो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ज्वेलरी का फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाएगा, वही मेरा सेल वैल्यू मान लिया जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट बोला कंसिडरेशन क्या एडिक्वेट होना जरूरी है, एडिक्वेसी है, इनएडिक्वेसी का कोई प्रॉब्लम है। 10 लाख का जमीन हम 3 लाख में दिया, 30 लाख का ज्वेलरी हम 25 लाख में दिया, मेरा मन। कैपिटल गेन चैप्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे जब वहां बोला जाता है 50,000 के ऊपर का कोई भी गिफ्ट है और अगर काइंड में दिया जा रहा है तो गिफ्ट का वैल्यू और जितना रुपया ले रहे हैं उसका गैप 50,000 से ज्यादा गया तो वहां पे उस पर टैक्स लगा देते हैं। तो वो वाला पॉइंट पे बोला तो वो सेक्शन 50C देखो, वो वहां देखेंगे। अभी इस चैप्टर में केवल इतना ही समझो कि जितना रुपया हम तुमसे लिए हैं या लेने का बात हुआ है वही मेरा सेल कंसिडरेशन होगा। यहाँ पे एडिक्वेसी देखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला एडिक्वेसी एंड एडिक्वेसी कंसिडरेशन इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट। इट मेक नो डिफरेंस वेदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये हम अभी बोल ही दिया था ऊपर, पैसा हाथ में आया नहीं आया इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मिल रहा है, एंटायर वैल्यू कंसिडरेशन on computing the capital gain when the income is chargeable in the year of transfer। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसी ईयर में वो चार्जेबल हो जाएगा फुल वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमको तोड़ तोड़ के पैसा दे रहे हो, पूरा पैसा बाद में दोगे, डजंट मैटर। तो अगर 80 लाख का जमीन हम बेचा है जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 30 लाख है तो 50 लाख पे मेरे को कैपिटल गेन अभी देना पड़ जाएगा, भले वो पूरा 80 लाख आप हमको कभी बाद में दोगे। नेक्स्ट आइटम एक छोटा सा है लेकिन सुन लो एक लाइन में। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर क्या होता है, ये फॉर्मेट का सेकंड स्टेप। फॉर्मेट का पहला स्टेप क्लियर है, सेल कंसिडरेशन में क्या आएगा। खाली एक ही बात एक्स्ट्रा इसमें याद रखने लायक है बेटा, बाकी सब फालतू बात था। क्या याद रख, दो ही बात याद रखने लायक, पैसा मिले या नहीं मिले, ट्रांसफर हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा उसी पर्टिकुलर ईयर में। और दूसरा काम का बात, अगर काइंड में प्रॉपर्टी मिला है तो जो प्रॉपर्टी मिल रहा है बदले में उसका वैल्यू हम अपने लिए टैक्सेबल करेंगे, उसका फेयर मार्केट देंगे। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर पे क्या बोला, जो उस ट्रांसफर के लिए एक्सक्लूसिवली खर्चा हो रहा है। जैसा मैं ब्रोकर रखा जमीन बिकवाने के लिए, शेयर मार्केट में शेयर बेचते हैं तो शेयर ट्रांसफर का वो ब्रोकरेज लगता है। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकम विच आर नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर। एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सपेंसेस आर ब्रोकरेज, कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ परचेजर, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, अगर प्रॉपर्टी पे कोई स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, अब लैंड बिल्डिंग बेचते हैं तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, एनी लिटिगेशन, कोई केस फाइल करना पड़ा उस जमीन के लिए मेरे को, गवर्नमेंट से हमको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिला उसके लिए हम पहले केस किया था, गवर्नमेंट में से कंपलसरी एक्वायर किया, गवर्नमेंट बोला 20 लाख मिलेगा, हम बोले नहीं 35 लाख मिलना चाहिए, उसके लिए हम केस किया। जब केस किया तो केस का खर्चा हुआ, लीगल एक्सपेंडिचर, तो वो भी इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर में। तो कमीशन, ब्रोकरेज, जमीन वमीन खरीद रहे, कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेवलिंग का खर्चा, कोई लीगल केस करने का खर्चा, ये सब एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगला बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, वैल्यू फॉर विच द एसेट एक्वायर्ड बाय द एसएससी। इट मीन दैट व्हाटएवर कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर गेटिंग एन एसेट प्लस ऑल एक्सपेंस इनकर्ड टू एक्वायर इट, द कॉस्ट और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रोवाइडेड सच इंटरेस्ट हैज नॉट बीन डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन। इंटरेस्ट भी पे किए हैं ना हम कुछ, तो वो भी माइनस करने मिलेगा, बोलना ये चाहते हैं। हम तुमसे 20 लाख का जमीन लिया, पेमेंट देने में थोड़ा लेट हुआ इसलिए तुम मेरे से 1 लाख का इंटरेस्ट भी लिए, तो तुम्हारे लिए सेल कंसिडरेशन 21 लाख हो जाएगा। ठीक बात। या ये जमीन हमको लेने के ये जमीन लेने के लिए हमको कहीं से लोन लेना पड़ा, तो हम वो लोन का इंटरेस्ट भी तो चुका रहे हैं, तुमको जमीन का पैसा दे रहा है प्लस लोन का ब्याज भी चुका रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा मेरे लिए।
क्लियर है ये बात? तो कॉस्ट ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी तो आएगा ही, प्लस उसको कहीं खरीदने के लिए कहीं बोरो करके इंटरेस्ट चुकाना पड़ा, या लेट पेमेंट हम तुमको कर रहे हैं उसके लिए तुम में से इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम बोल रहे हो तुरंत पैसा दो तो 20 लाख में जमीन, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे तो 21 लाख लगेगा, 1 लाख इंटरेस्ट का भी। हम बोला ठीक है मंजूर है, मेरे पास एक बार में 20 लाख नहीं है, हम 3 इंस्टॉलमेंट में 21 लाख दे देंगे, 7 लाख 7 लाख 7 लाख। तुम बोले ठीक है, तो फिर वो भी 1 लाख भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, हमने 21 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये टॉपिक बहुत बड़ा बात नहीं था, बड़ा बात अब आएगा। मेरे दादाजी मेरे को प्रॉपर्टी दी, मेरे लिए तो कॉस्ट नील हुआ ना, मेरे दादाजी तो मेरे को गिफ्ट किए होंगे प्रॉपर्टी, मेरे लिए प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू ही नहीं हुआ, तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 माना जाएगा? और अब वो जमीन अगर हम 35 लाख में बेच दिया, मेरे दादाजी हमको एक जमीन गिफ्ट किए गांव में, अब हम उसको 35 लाख में बेच रहे हैं, मेरा सेल वैल्यू 35 लाख, मेरा परचेज प्राइस कितना? हिसाब से देखा जाए तो 0, हिसाब से देखा जाए तो 0। लेकिन भैया ऐसा थोड़ी ना होगा, तब तो सारा गिफ्टेड प्रॉपर्टी पे जितना मैं बेचे फुल पे हमेशा ही टैक्स लगता रहेगा, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही बात बोला, द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर इज डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएससी इन केस वेयर कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी अंडर एनी मोड ऑफ ट्रांसफर डिस्क्राइब्ड बिलो। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का बंटवारा होने पर प्रॉपर्टी मिल रहा है, मेरे एचयूएफ का मेंबर के लिए तो परचेज वैल्यू नील है, उसको तो प्रॉपर्टी का बंटवारा पे मिला है वो एसेट, लेकिन एचयूएफ तो कहीं से खरीदा है उसको, तो भैया वो वैल्यू लेंगे। कोई गिफ्ट या विल में प्रॉपर्टी मिले तो प्रीवियस ओनर का ही परचेज वैल्यू मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म का एसेट कंपनी में ट्रांसफर हुआ तो उसको तो ट्रांसफर मानते नहीं है, उसको तो ट्रांसफर मानते नहीं है, पीछे पड़े थे बहुत सारे एसेट नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर लिस्ट। तो भैया यहाँ पर तो अब वो कंपनी जब वो एसेट बेचेगा तो उसका क्या होगा? गवर्नमेंट बोला टेंशन मत करो, कंपनी जब बेचेगा तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट नील है, कन्वर्जन होकर आया एसेट, कंपनी कोई पैसा अलग से नहीं दिया पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल खरीदा था जिस दाम में वही तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कुछ और पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, वेयर द प्रीवियस ओनर हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन द अफोरसेड मैनर। अच्छा, प्रीवियस ओनर को भी गिफ्ट मिला था, मेरे पापा को मेरे दादाजी से गिफ्ट मिला, पापा मेरे को गिफ्ट किया, तो पापा का भी तो कॉस्ट नहीं है, तो हम प्रीवियस ओनर का भी कॉस्ट नहीं ले सकता। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, दादाजी जिस दाम में खरीदे थे वो ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट मीन्स प्रीवियस के भी प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेंगे अगर प्रीवियस ओनर को भी गिफ्ट में मिला है। एक और बस पॉइंट यहाँ बोला, ये पॉइंट काम का है, इसको स्टार लगा के पढ़ सकते हैं। मेरे दादाजी मेरे पापा को प्रॉपर्टी गिफ्ट किए, मेरे पापा उसके इम्प्रूवमेंट पे 2 लाख का खर्चा किए, दादाजी वो प्रॉपर्टी 8 लाख में लिए थे, ग्रैंडफादर वो प्रॉपर्टी 8 लाख में लिए थे, पापा को गिफ्ट कर दिए, पापा भी उसको 2 लाख का इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया और अब मेरे को गिफ्ट कर दिया। मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? 8 लाख कि 2 लाख कि 10 लाख? व्हाट्सएप पे कमेंट करो। मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी खरीदा हुआ था 8 लाख में, मेरे पापा को वो गिफ्ट किए, पापा उसको 2 लाख का इम्प्रूवमेंट का खर्चा किए और अब पापा मेरे को गिफ्ट कर दिए, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अंकिता यू आर राइट, चंद्रलेखा आपका आंसर। सही है, दोनों राइट हो, 10 लाख विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यही बात यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बोला है। पॉइंट नंबर 3 में बोले इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी स्टार करना है। क्या प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग देखना पड़ेगा? आंसर करना। मेरे दादाजी ये प्रॉपर्टी 2015 में खरीदे, मेरे पापा को गिफ्ट किए 2018 में, मेरे पापा
मेरे को गिफ्ट किए 2022 में और हम उसको 2023 में बेच दिया, तो ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? ये एसेट को लॉन्ग टर्म माने कि शॉर्ट टर्म? चंद्रलेखा बोल रही है शॉर्ट टर्म, अंकिता बोलिए लॉन्ग टर्म। बेटा जी इट विल बी लॉन्ग टर्म। प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देखेंगे, मतलब सिर्फ प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बनेगा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग में मेरा होल्डिंग बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। Previous of holding of previous owner shall be taken into consideration. Indexation benefit in respect of gifted asset shall apply from the year in which the asset was first acquired by the previous owner. Indexation भी कब से मिलेगा? Previous owner की holding से। तो तीनों बात previous owner का हो रहा है यहाँ पे। Cost भी previous owner का लेंगे, period of holding भी previous owner का लेंगे, और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी उसी ईयर से लगेगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल एक बार रीड करना, ये वाला एग्जांपल एक बार रीड करना। इसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाना, इसको भी स्टार लगाना। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। मेरे पास ज्वेलरी था, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, क्या ये ट्रांसफर है? स्टॉक इन ट्रेड को आगे बेचेंगे वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नहीं माना है। लेकिन जो ज्वेलरी को हम स्टॉक इन ट्रेड बनाया ये तो ट्रांसफर है ही। यहाँ पे लोग बहुत बड़ा चीटिंग करने लग गए थे। सर क्या चीटिंगबाजी हो रहा था? लोग क्या करने लगे थे बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है तुरंत क्या करते थे, ज्वेलरी तुरंत अपने आप को ट्रांसफर किया और बेच दिए। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ज्वेलरी उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए, अच्छा खासा इंडेक्स बेनिफिट लिए, और अब उस स्टॉक इन ट्रेड को भाव टू भाव मार्केट में बेच दिए और बोले कोई कैपिटल गेन नहीं या कोई टैक्सेशन का कहानी नहीं। गवर्नमेंट बोला रुको, बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। हम नहीं देखेंगे तुम एक्वायर किस दाम में किए थे, हम नहीं देखेंगे कि तुम कब उसको एक्वायर किए थे। तुम जिस दिन कन्वर्ट किए हो ना, कन्वर्ट, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू का जो कॉस्ट है हम उसका वही कॉस्ट मानेंगे। तुम उसको जिस दिन कन्वर्ट किए हो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मानेंगे। अब तक पीछे क्या पढ़ते हैं बेटा, जिस दिन परचेज किए उस दिन का कॉस्ट देखते हैं। प्रीवियस ओनर का भी कॉस्ट ले रहे थे, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड वाला एग्जांपल में क्या बोला, अगर मेरा कोई कन्वर्जन है स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ वो एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बना। मेरे घर में 50 किलो ज्वेलरी पड़ा था, अब हम ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया और वही ज्वेलरी को हम अपना स्टॉक बना लिया। तो जिस दिन ये अपना पर्सनल एसेट को हम स्टॉक बनाया, उस दिन उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को हम कन्वर्जन वैल्यू मानेंगे, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। आई होप क्लियर है। इंडेक्सेशन का कहानी यहाँ खत्म करना चाहा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि भैया ये तो लोग बिना मतलब का फायदा उठाएगा, सब यही करेगा बैठ के। एक तो बिजनेस खोल देगा एक बार झूठ मूठ का, और इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके उसको स्टॉक में कन्वर्ट करके उसी भाव में बेच देगा। नेक्स्ट बोला वेदर कैपिटल एसेट अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन एसेट डिक्लेयर्ड अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। आप लोगों को पता है 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पता नहीं है तो सुनना बहुत बढ़िया बात है,
2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अचानक लोगों को एक बार बोला था कि अगर किसी के पास भी कोई अनडिक्लेयर्ड इनकम है, उसका कोई एसेट खरीदा हुआ है जो तुम गवर्नमेंट को कभी शो नहीं किए, ब्लैक मनी या ब्लैक एसेट, तो बेटा जी हम तुमको एक मौका दे रहे हैं, उस ब्लैक एसेट को आज शो कर दो, हम उस पर थोड़ा कम कैपिटल गेन ले लेंगे या कम टैक्स लगा देंगे उस ब्लैक मनी के ऊपर और तुम्हारा वो वाइट बन जाएगा। ये स्कीम एक बार के लिए गवर्नमेंट बोला था, 3-4 महीना 6 महीना कुछ पीरियड दिया था, बोला उसके बाद अगर हम पकड़े तो फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट सब ठोक देंगे, सब लगा देंगे। लेकिन अगर तुम मेरे बोले हुए टाइम पीरियड के अंदर अपने ये इनकम डिक्लेयर कर देते हो, बता देते हो गवर्नमेंट को, तो भैया हम तुमको फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ कैपिटल टैक्स ले लेंगे, टैक्स, और तुम बच जाओगे। बहुत जन स्कीम में आगे गवर्नमेंट को बताए थे, तो वैसे क्या, और गवर्नमेंट को अच्छा था, टैक्स कलेक्शन हुआ था ठीक ठाक सा, ये फ्लॉप भी हुआ था, बट ठीक है वो अलग डिबेट है। Where the capital gain arise from transfer of an asset declared under income declaration scheme 2016 and the tax surcharge and penalty paid in accordance with the provision। लगा था टैक्स, लगा था पेनल्टी, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट। अब अगर गवर्नमेंट वही इनकम पकड़ ले, तुम बताए नहीं उस स्कीम में भी, और अब गवर्नमेंट पकड़ ले उसको, तो बेटा जी कितना टैक्स है पता है? 45% सीधा पेनल्टी लगेगा तेरे ऊपर। वहां पे गवर्नमेंट एक रियायत दिया था कि चलो थोड़ा बहुत पेनल्टी, थोड़ा बहुत टैक्स, टैक्स तो एग्जैक्टली लेंगे, पेनल्टी थोड़ा बहुत लगा के या नहीं लगा के वो डिपेंड किया था, तुमको हम बख्श दें। तो वहां पे बहुत लोग अपने इनकम ला के दिखाया था, बहुत बोला था मेरे ज्वेलरी खरीदा हुआ 20 साल पहले, 15 साल पहले। वहां पे गवर्नमेंट बोला वो जो जिस वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्कीम, cost of acquisition of assets shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purpose of said scheme। बोला ना गवर्नमेंट, यहाँ पे बोला हम इंडेक्सेशन और उस सब कहानी नहीं कर पाएंगे, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट है हम उसी पे कैपिटल गेन लगाएंगे। एक मिनट रुको, ओ हाँ सॉरी हम ऊपर उल्टा बोल गया, सॉरी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में उल्टा बोल गया। स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो। मेरा स्टॉक था, ज्वेलरी का बिजनेस था, अब हम उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहां बोला गया फेयर मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ले, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेज फेयर मार्केट वैल्यू मानेगा। पर्सनल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट है। थैंक यू इनकी तरफ, यू आर राइट, गलती हो गया बोलने में, उल्टा बोलना था। स्टॉक इन ट्रेड को पर्सनल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, कैपिटल एसेट में, और बाद में कभी जिंदगी में उसको बेचो, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या लेंगे? जिस दिन तुम वो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किए हो, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये कंफ्यूजन हो गया मेरे कारण, ये कंफ्यूजन क्लियर है दोनों को। और नीचे था वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में, अगर तुम गवर्नमेंट को कोई अपना एसेट डिक्लेयर करते हो तो उसका जिस दिन तुम डिक्लेयर कर रहे हो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू उसका कॉस्ट हो जाएगा। अब आगे कभी बेचोगे तो तुमको उस पर पुराना वैल्यू नहीं, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन के वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने दें। इसमें आखिरी पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द अमाउंट इंटरेस्ट पेड और बोरोड कैपिटल क्लेम अर्लियर एज अ डिडक्शन। गवर्नमेंट बोला कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में तुम पुराना कोई इंटरेस्ट पेमेंट किए थे उसको कॉस्ट नहीं मानेंगे। बोला गया था ना कोई भी इम्प्रूवमेंट किया वो भी कॉस्ट हो जाएगा। मेरे दादाजी 8 लाख का प्रॉपर्टी लिए, पापा भी 2 लाख इम्प्रूवमेंट का खर्चा किए, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया? 10 लाख, 8 + 2। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है यहाँ पे अगर प्रीवियस ओनर कोई इंटरेस्ट लेके उसको रिपेयरिंग करवाया था तो इंटरेस्ट तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे हम, और इंटरेस्ट को तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करने नहीं देंगे। मेरे पापा 2 लाख रुपया खर्चा किए, वो 2 लाख रुपया मेरा ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, लेकिन 2 लाख + 20,000 का इंटरेस्ट भी खर्चा किए थे, ये लोन लिए तो 2 लाख पापा कहीं से,
इम्प्रूवमेंट करवाने का, और उस पर 20,000 के इंटरेस्ट भी पेमेंट किए थे। तो वो इंटरेस्ट को गवर्नमेंट बोला हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करने नहीं देंगे। आई होप क्लियर है। एक और काम का टॉपिक है, अब इसके बाद ज्यादा और टॉपिक बचेगा नहीं, इंडेक्सेशन वाला कहानी बचेगा और फिर प्रैक्टिकल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू एक्ट अप्रैल 2001। आपको एक चीज पता है, इंडेक्स वाला जो कहानी है वो कब से चालू हुआ? ये लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट खाली रीड करने का है। आपको ये बात पता ही है, कॉस्ट ऑफ ये जो हम लोग इंडेक्स लगाते हैं, इंडेक्स, वो इंडेक्स कब से चालू है? अपने पास इंडेक्स का डेटा कब से अवेलेबल है? 2001 से। 2001 के पहले के प्रॉपर्टी को हम लोग इंडेक्सेशन 2001 के वैल्यू पे करते हैं। माने मेरे पापा 98-99 में कोई लैंड लिए, 98-99 में उसका 8 लाख वैल्यू था, लेकिन 98-99 का अब हम उसको बेच रहे हैं 2023-24 में। तो 98-99 का तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, लेकिन 98-99 के मेरे पास इंडेक्सेशन नहीं है। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, 2001-2 का इंडेक्सेशन है अपने पास। 2001-2 का इंडेक्सेशन कितना है? 100। गवर्नमेंट बोला 2023-24 का इंडेक्सेशन कितना है? लेट्स से 330, एक बार ऐसे मन से ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोला 8 लाख इंटू 330 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही करते हैं इंडेक्सेशन। यानी 2001-2 का इंडेक्स लगा दो उसके पहले के एसेट के ऊपर। एक बात और भी था इसके अंदर, सर 8 लाख 98-99 का वैल्यू है, मान लो 2001-2 में इसका वैल्यू 10 लाख था, फेयर मार्केट वैल्यू, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है। तो रूल क्या बोलता है? इंडेक्स लगाएंगे 2001-2 का एंड 2001-2 का फेयर मार्केट वैल्यू या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे अपने, इंडेक्सेशन जब पढ़ेंगे। लेकिन यही बात वहां बोलेगा, हम दोबारा रिपीट, कि मेरे को गवर्नमेंट बोलता है इंडेक्स कौन से ईयर का लो, अगर 1-2 के पहले का प्रॉपर्टी है तो इंडेक्स 1-2 का लो, और वैल्यू कौन सा लोगे? वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? तुम्हारा परचेज प्राइस या फिर 1-2 का फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, यही बात यहाँ पे लिखा है। इन द फॉलोइंग केस एसएससी में टेक इज ऑप्शन आइदर एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिचएवर इज हायर। ऑप्शन दिया मतलब तुम व्हिचएवर इज हायर ही लोगे हमेशा कॉस्ट, तो ये ले सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब? अगर प्रॉपर्टी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी बिफोर अप्रैल 2001, whether capital asset become the property of the asset by any mode of transfer। ऊपर जो बोला था ना, दादाजी गिफ्ट किए, बिल में मिला, एचओएफ का पार्टीशन में मिला, तो पुराने वाला के लेंगे ना वैल्यू। तो मेरे दादाजी कब खरीदे थे? मान लो 1970s में, 1970-71 में। तो गवर्नमेंट बोला 70-71 या 1-2 जहां का वैल्यू हायर है वही तुम कॉस्ट मान लो और उस पर इंडेक्सेशन लगाओ। लेकिन अब पढ़ने लायक पॉइंट है, ये ऑप्शन कब कब अवेलेबल नहीं है। तो पहले बोला नॉट अवेलेबल ऑन डेप्रिसिएबल एसेट, और इसके अलावा बोला ये ऑप्शन नॉट अवेलेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ये सब पे अगर कोई गुडविल बेचता है बिजनेस या प्रोफेशन का, गुडविल पे ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट व्हिचएवर इज हायर, ये गुडविल पे नहीं लगेगा। ये लिस्ट याद नहीं करना है, जस्ट एक बार सुन लो, गुडविल पे नहीं लगेगा। अगर हम किसी को मैन्युफैक्चरिंग का कोई राइट बेच रहे हैं, राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उन पे नहीं लगेगा, ब्रांड नेम उन पे नहीं लगेगा, टेनेंसी राइट पे नहीं लगेगा। रूट परमिट, रूट परमिट क्या होता है जान लो खाली। ट्रक चलती है ना लंबी लंबी एरिया में, मान लो महाराष्ट्र से कलकत्ता ट्रक आ रहा है, तो उसको लोगों को रूट परमिट लेना पड़ता है। मेरे पास वो रूट परमिट था, अब हम अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद कर रहे हैं या अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी तुमको बेच रहा है और वो रूट परमिट भी हम तुमको दे रहे हैं, तो हम उस रूट परमिट का भी तुमसे चार्ज ले रहे हैं। गवर्नमेंट बोला उस पर ये कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का कहानी नहीं लगेगा। लूम आवर, पुराने जमाने में ना कपड़ा इंडस्ट्री में ना लूम लगता था, लूम, तो लूम का आवर फिक्स होता था, इससे ज्यादा फैक्ट्री नहीं चला सकते।
आवर फिक्स कर देता तो गवर्नमेंट तुमको 8 घंटा फैक्ट्री चलाने या 4 घंटा फैक्ट्री चलाने का परमिशन देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें नहीं घुसे। बड़ा बिजनेसमैन उसी बिजनेस में घुसता है जहाँ पे उसको फैक्ट्री लंबा लंबा चलाने मिले, क्योंकि वो फुल एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज लेना चाहता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज लेना चाहता है। तो गवर्नमेंट उसको बोलता है भाई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं चाहता तो गवर्नमेंट किस बिजनेस में घुसे, कॉटेज इंडस्ट्री में। उसके लिए गवर्नमेंट लूम आवर फिक्स कर दिया। तो टाटा रिलायंस जैसा बड़ा बड़ा कंपनी क्या बोलेगा, इतना कम आवर काम करके तो हमारा फायदा ही नहीं है, तो हम नहीं घुसेंगे। तो गवर्नमेंट लूम आवर फिक्स किया था कि अगर तुमको फैक्ट्री मिल रहा है, तुम्हारा कितना मशीन है वो देख के गवर्नमेंट बोलता था 4 घंटा काम होगा, 8 घंटा काम होगा, 6 घंटा काम होगा, 5 घंटा काम होगा। तो वो लूम आवर का मेरे को परमिट मिलता था। अब अगर हम फैक्ट्री बेच रहे हैं किसी को, तो वो लूम आवर का परमिट भी हम दे देगा उसको, ताकि वो भी चला सके उतना घंटा फैक्ट्री। गवर्नमेंट बोला इस पे ये वाला कहानी नहीं लगे, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कंसेप्ट नहीं लगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 क्या बोला, द ऑप्शन इज अवेलेबल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन अप्रैल 2001 व्हिचएवर इज हायर। तो ये तो हम ऊपर ही बोल दिया था, ये फालतू बात बोला। अब इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेक इंस्टेड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2001 का उसका फेयर मार्केट वैल्यू लें ना। ये देखो गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी है, जो रजिस्ट्रेशन का काम करके देता है तुम्हारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, वो लोगों के हिसाब से 1 अप्रैल 2001 को क्या वैल्यू था उस प्रॉपर्टी का, उस एरिया के हिसाब से वही वैल्यू को तुमको अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, या तुम्हारा परचेज प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लगा लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लगा स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी के हिसाब से जो वैल्यू है वो। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया है, ये एक बार देख लेना, कब कौन सा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ जनरेटेड एसेट में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, गुडविल है, गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले उसका, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, और कहीं से गुडविल खरीदे हैं तो उसका एक्चुअल कॉस्ट ही वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट गुडविल का हो नहीं सकता तो नील लेंगे। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू और 2001 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो भी तुम्हारा ट्रांसफर का खर्चा लगा है, जितना खर्चा लगा है वो ले सकते। सिमिलरली कोई राइट टू मैन्युफैक्चर है, यहाँ भी सेम बात लिखा, ट्रेडमार्क सेम बात लिखा, टेनेंसी राइट सेम बात लिखा, रूट परमिट, लूम आवर, ये सब में सेम बात लिखा। बात क्लियर है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट नंबर 14 बहुत काम का है। एक बात सुनना, तुम्हारा एक जमीन का तुम मेरे को बेचने का बात किए थे, जमीन या फ्लैट जो भी था, ज्वेलरी एसेट या जो भी था, तुम मेरे को बेचने का बात किए थे। हम बोले कितना वैल्यू, बोले 25 लाख। हम बोले एक काम करो, 2 लाख अभी एडवांस रखो, हम तुमको अगला 1 महीना के अंदर या 3 महीना के अंदर जो भी पीरियड के अंदर बैलेंस पैसा ला के देगा, और ये एसेट हमको ही देना। तुम बोले ठीक है मंजूर है, बट तुम एक शर्त लगा दिए थे कि अगर तुम टाइमली नहीं आए तो ये प्रॉपर्टी हम किसी और को बेच देगा, और ये जो तुम एडवांस मनी मेरे को दियो ये भी हम खा जाएगा, फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी। उसका क्या हो, सिंपल एग्जांपल पकड़ो, ये 25 लाख का जमीन तुमसे हम 25 लाख में बेचने का बात किए थे, सॉरी 25 लाख का जमीन नहीं है, हम तुमको बेचने का बात किए थे 25 लाख में, तुम हमको 2 लाख रुपए एडवांस मनी दे गए थे, बाद में पैसा देने आ ही नहीं पाए। तो ये 2 लाख मेरा क्या इनकम बना, मेरा इनकम तो हो गया 2 लाख फ्री फंड का, फोकट का, उस इनकम को क्या करें। तो देखो 1/4/2014 के पहले अगर हम तुमसे ये पैसा लिए थे, ये जो डील हुआ था 1/4/2014 के पहले हुआ था, तब रूल अलग था, और 1/4/2014 के बाद अगर हम तुमसे कोई पैसा लिए, मतलब मनी रिसीव्ड वेन, हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। 1 दिसंबर 2013 को तुम हमको 2 लाख रुपए एडवांस मनी दिए थे उस समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, पर तुम बाकी रुपया देने नहीं आए, ये 2 लाख हम फॉरफीचर कर लिया, ये 2 लाख हम खा गया, हजम कर लिया।
अब क्या करें इस 2 लाख का? जिस दिन हम ये जमीन बेचेंगे किसी को, मान लो अभी 24-25 में वो फ्लैट या जमीन जो भी हम बेच रहे हैं किसी को 50 लाख में, मेरा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 20 लाख था, गवर्नमेंट बोल रहा है ये 2 लाख उसमें से माइनस कर दो। बात समझ में आया? गवर्नमेंट बोल रहा है 2 लाख कॉस्ट में से माइनस कर दो, क्योंकि तुमको तो फुकट का फायदा हो गया, तुम्हारा कॉस्ट घट गया। तुम 20 लाख में खरीदे थे, पर 2 लाख कहीं से फुकट का आ गया, तो अब तुम्हारा कॉस्ट 18 लाख मानिए। बात क्लियर है? लेकिन अगर 1-4-2 अब मान लो फिर एक और पार्टी आया, ये 2 लाख तो हो गया, फिर एक पार्टी आया मेरे पास 1 अगस्त 2018 को, वो भी मेरे को 1 लाख दिया, वो भी नहीं खरीदा, वो भी 1 लाख दे के बेचारा वापस नहीं आ पाया। ये 1 लाख फिर हम हजम कर लिए। ये 1 लाख गवर्नमेंट बोलता है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अगर 1/4/2014 के पहले का पैसा हजम किए हो, सर अभी भी दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी था 2010 में, हम खरीदे थे 2010 में, तुम 2013 में आए थे, दिसंबर 2013, और हमको 2 लाख दे गए थे। अंकिता आई थी मान लो, अंकिता बाकी पैसा दे नहीं पाई, ये पैसा हम खा गए, फिर बिकाई नहीं बिकाई नहीं बिकाई नहीं। 2018 में चंद्रलेखा आई, वो भी 1 लाख दी, वो भी बाकी पैसा नहीं दे पाई, फिर ये प्रॉपर्टी बिकाई नहीं बिकाई नहीं बिकाई नहीं। फिर 2024-25 में सुकांतो सर आए और वो ये प्रॉपर्टी खरीदे 50 लाख में। तो सर जी वो जो 2 लाख 1 अप्रैल 2014 के पहले आप खाए थे, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर लेना। लेकिन ये जो पैसा आप 1/8/2018 को खाए हो, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माने। आई होप ये क्लियर है, ये आप लोग के एग्जाम में बहुत काम कर पूछता है अलग से। कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का लिस्ट है, ये पढ़ने का नहीं है कुछ। 2001-2 का वैल्यू याद कर लो और तुम्हारे प्रीवियस ईयर का वैल्यू याद कर लो। 23-24 प्रीवियस ईयर यानी 24-25 असेसमेंट ईयर, उसका वैल्यू 348 है। वैसे ये वैल्यू नहीं भी याद करो, बट ओपनिंग और क्लोजिंग याद रखो, तुम्हारे ईयर का, तुम्हारे प्रीवियस ईयर का एंड 2001-2 का, ये 2 वैल्यू याद रखो, बाद बाकी वैल्यू याद नहीं करनी। इंडेक्स कैसे लगाते हैं, आई होप ये क्लियर है दोनों को। नहीं क्लियर हो तो एक बार ऑफलाइन में बोलना, फिर से थोड़ा सा बता दें। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेशन डिम्यूचुअलाइजेशन और रिकॉग्निशन स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत भयानक टॉपिक है, तुमको उतना डिटेल में नहीं जानना है, तुम खाली 2 लाइन में इसका बेसिक मीनिंग समझो। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज अब एनएससी और बीएससी और वो पूरा कंपनी फॉर्मेट में, एनएससी बीएससी भी एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। पहले क्या हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने में लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट में भी स्टॉक एक्सचेंज खोल लेते थे। जैसे आसाम स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हावड़ा स्टॉक एक्सचेंज हम लोग खोल लिया। मान लो हम लोग 50 लोग हैं, हम लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, कॉर्पोरेशन, और हम लोग स्टॉक एक्सचेंज खोल लिया। पहले खुलता था ऐसे। तो हुआ क्या, इंडिया में बहुत घोटाला हुआ लंबा लंबा। तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, इनको कन्वर्ट करो प्रॉपर्टी। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था कॉर्पोरेशन फॉर्मेट में, वो कन्वर्ट हुआ इनटू कंपनी। तो जो लोग भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर थे, उनको 2 राइट मिला। उनको उस नया कंपनी का इक्विटी शेयर भी मिला और उनको उस नया कंपनी का अपना, उनको वहां स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के परचेज सेल करने का राइट टू ट्रेड मिला। 2 चीज मिला, मेरा बात समझना। मान लो एक अंकिता, नीरज एंड चंद्रलेखा कोऑपरेटिव सोसाइटी था, CNA, C माने चंद्रलेखा, N माने नीरज, A माने अंकिता, या CAN, कैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैन कोऑपरेटिव स्टॉक एक्सचेंज। तो था, हम लोग तीनों मेंबर थे। अब वो कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग उस नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। हमारा स्टॉक एक्सचेंज बेच थोड़ी देंगे, हम तो उस पर अपना राइट रखेंगे। हम बनाए थे इतना मेहनत से, गवर्नमेंट बोला ठीक है तुम लोग उसके शेयर होल्डर बन जाओ, वो कंपनी बन गया तो प्लस तुमको एक और लाइसेंस देंगे, तुम वहां अंदर बैठ के उसका ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर का ट्रेडिंग।
एक बात बताओ, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के शेयर ट्रेड करने का राइट रखते हैं, मेरे पास ऑलवेज जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में बेटर इंफॉर्मेशन, बड़ा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हम उसका बहुत एडवांटेज उठा सकते हैं। मतलब जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के ट्रेड करने का राइट है वो तो राजा है आज के दिन, हाँ कि ना। वो ट्रेड लाइसेंस का कीमत क्या होगा? अगर हम किसी को वो लाइसेंस आप बेचें, मेरे को मिल गया था वो लाइसेंस, हम भी था उसमें से, अब वो लाइसेंस हम बेच के जाना चाहता है सुकांतो सर या अभिषेक सर को, क्या बेच सकता है? बिल्कुल सर, आपका राइट है। आप उस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर भी बेच सकते हो, आप अंदर में बैठ के ट्रेडिंग का लाइसेंस भी बेच सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, वो ट्रेड लाइसेंस का कॉस्ट कितना माने? आज के दिन में वो अरबों में बिकेगा, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में बिकेगा वो लाइसेंस, क्योंकि जो भी खरीदेगा वो राजा हो जाएगा। अंदर बैठ के डील करना मतलब अपने आप में एक हाई फाई बात। बट जो लाइसेंस मिला वो तो फ्री में मिला। गवर्नमेंट बोला बेटा जी उस लाइसेंस का कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, शेयर का कॉस्ट कितना माने? जो हमको स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मिला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप टिकट, हम वो मेंबर बनने के लिए भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर करने के लिए पैसा दिया होगा ना। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी जब चल रहा था वो, तो उसका मेंबर बनने का पैसा दिए होंगे, उसका मेंबर बनने का जो हम पैसा दिए थे वही मेरे वो नया कंपनी के शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग द मेंबरशिप टिकट, हम जब से मेंबर बना था। तो कॉस्ट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप बनने का राइट का पैसा, और पीरियड जब से हम वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था। लेकिन ट्रेड लाइसेंस वो जो राइट टू ट्रेड है उसका क्या होगा? लाइसेंस का उसका कॉस्ट तो नील, माने अगर हम 200 करोड़ में वो लाइसेंस बेचा है तो पूरा 200 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा, उसका कॉस्ट नील। और पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, तो जिस दिन हम मेंबर बनाते हो वही से, तो मेंबर बनने का पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों सेम है, शेयर के लिए भी और वो राइट टू ट्रेड के लिए भी। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट टू ट्रेड का कॉस्ट हो जाएगा वो मेंबरशिप बनने के लिए जो हम पैसा दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एंड राइट टू ट्रेड का कॉस्ट नील, मतलब जितने में वो राइट टू ट्रेड बेचे फुल्ली टैक्सेबल हो। बात क्लियर है? ये वाला चार्ट एक बार वापस देख सकते हो, ये जो ज्ञान हम बका ये पूरा इस चार्ट के अंदर। बोनस शेयर के केस में क्या होगा? बोनस शेयर आप दोनों जानते हो, कंपनी फ्री में शेयर दिया, आप लोग दोनों को कोई काम नहीं है ना। आई कैन कंटिन्यू विद द क्लास फॉर 10-15 मिनट मोर। मेरा अगला क्लास 11 बजे है, तो मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा सा। अंकिता तो ओके लिखिए, चंद्रलेखा कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा और। हाँ ठीक है, चलो। बोनस शेयर आप दोनों जानते हो, कंपनी फ्री में शेयर देता है। मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस का अगर 50 शेयर है, कंपनी बोला है हर 5 पे 1 बोनस देंगे, तो मेरे को 10 शेयर फोकट में मिल जाएगा। हर 5 पे 1 मतलब 50 पे 10। तो ये बोनस शेयर का क्या कॉस्ट माने और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माने? तो बोला है अभी सिंपल बात, 2 लाइन में बात बोल के खत्म कर दिया। बोला बोनस शेयर अगर अलॉटेड है बिफोर 1 अप्रैल 2001, मतलब वो इंडेक्सेशन डेट के पहले से, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू ले। और अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला है तो कॉस्ट तो नीली है, तो नीली लो। मतलब 2001 के बाद बोनस शेयर मिल रहा है ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा, मतलब जितना मैं बेचे फुल्ली टैक्सेबल। 1 अप्रैल 2001 के पहले का कोई बोनस शेयर मिला हुआ है मेरे को, हम रिलायंस का शेयर खरीदा था 1986 में, हमको 1992 में रिलायंस बोनस शेयर दिया, अब हम बेच रहे हैं उस बोनस शेयर को इतना साल रख के, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 को जो रिलायंस के शेयर का दाम था फेयर मार्केट वैल्यू, वही उन बोनस शेयर का कॉस्ट मान लिया जाएगा। लेकिन और हमको 2005 में भी रिलायंस बोनस शेयर दिया था, वो भी अब हम बेच रहे हैं, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 ले, क्योंकि एक्चुअली में बोनस शेयर का कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता नहीं है। तो 1 अप्रैल 2001 के बाद इसका कहानी खत्म कर दिया। सिमिलरली राइट शेयर,
राइट शेयर क्या होता है? कंपनी बोला 4 पे 1 राइट दे रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी कंपनी का 40 शेयर है, मतलब मेरे को 10 शेयर और खरीदने का राइट मिले, बाइंग राइट। राइट इशू में पैसा देना पड़ता है, बोनस में फ्री में मिलता है। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करता है, हम नया आईपीओ ला रहे हैं, तुमको लेना है तो ले लो, तुम नहीं लोगे तो बाहर वालों को बेचे। राइट इशू का कंसेप्ट जानते हो। तो ओरिजिनल शेयर का क्या होगा? तो बोला ऑन द बेसिस ऑफ इट एसएससी एंटाइटल्ड टू राइट शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा ओरिजिनल शेयर का? अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द शेयर। सर ओरिजिनल शेयर पे डिबेट ही क्यों कर रहे हैं आप? ओरिजिनल शेयर तो हम पैसा दे के लिए ही तो नॉर्मली, उस ओरिजिनल शेयर के बेस पे हमको राइट का ऑप्शन मिल रहा है। ओरिजिनल शेयर में कोई झगड़ा का तो बात ही नहीं है सर, डिबेट ओरिजिनल शेयर में कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्लिक्ट का बात तो है ही नहीं। आप जितना में खरीदे, जब खरीदे, सीधा साधा बात ओरिजिनल शेयर का। वो जो रिलायंस का हम पहले 40 शेयर लिया था, जिसपे हमको बाद में 10 शेयर का राइट इशू मिला, तो वो 40 शेयर पे डिबेट क्यों करना? जब खरीदे जितना में खरीदे। जो राइट एंटाइटलमेंट हुआ, पहले उसका मतलब बताया, आप जानते ही हो राइट एंटाइटलमेंट मतलब। राइट एंटाइटलमेंट का मतलब सॉरी क्या होता है? नहीं आप नहीं जानते, या जानते हो तो देखना पड़ेगा। राइट एंटाइटलमेंट का मतलब होता है बेटा जी, मेरे को ये राइट किसी और को बेचने का भी राइट है। रिलायंस हमको ऑफर किया कि 40-50 शेयर ले लो, मार्केट वैल्यू उसका भी 25 रुपया चल रहा है, तुम 16 में ले लो। हम यही राइट किसी और को बेच दिया, मेरे को मिला था राइट, हम अभिषेक सर को बेच दिए, क्या आप ले लीजिए मेरी जगह। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ? सर 0 ही होगा। आप तो ना कंपनी को कुछ दिए ना कुछ, आप तो अभिषेक सर को बोले 18 में लेते हो क्या? आपको 2 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, वही आपका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, उसी पे आप टैक्स देते, कॉस्ट 0। पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे? जिस दिन कंपनी हमको ये ऑफर किया था, ठीक है। जो राइट शेयर हम खरीद लिया उसका क्या होगा? सर आप जितना पैसा कंपनी को दिया वो आपका कॉस्ट, और जिस दिन आप शेयर एक्वायर किए, जिस दिन कंपनी अलॉट किया, उस दिन का प्राइस। इसमें कोई झगड़ा का फिर जगह नहीं। क्लियर है बात? हम शेयर एक्वायर कितना में किया? हम शेयर एक्वायर किया कंपनी से 16 में। अब इसको जिस दाम में बेचा वो दाम मेरे लिए टैक्सेबल। अच्छा, जो अभिषेक सर को हम शेयर दे दिया था राइट एंटाइटल में, उनके लिए कॉस्ट क्या होगा? सर वो कंपनी को 16 दिए और 2 रुपया आपको दिए, उनके लिए कॉस्ट 18 रुपया हो जाएगा, और वो जितना में बेचे उतना उनके लिए सेल वैल्यू हो जाएगा। आई होप ये राइट वाला कहानी क्लियर है कि दोबारा एक बार सम अप करना है? तीन बात हो रहा है। आपको जो राइट, आपका जो ओरिजिनल शेयर है उसका क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना में हम खरीदे, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से हम खरीदे। अगर ये राइट हमको मिला और हम राइट ले लिया, तो जितना रुपया हम कंपनी को दिया वो मेरा कॉस्ट, और जितना में हम आगे बेचेंगे वो मेरा सेल वैल्यू, और जितना दिन हम रखेंगे, जिस दिन से कंपनी दिया जितना दिन तक रखे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। लेकिन अगर ये राइट हम किसी को एंटाइटल किए हैं, तो हम एंटाइटलमेंट के लिए जब एंटाइटल कर रहे हैं तो मेरे लिए कॉस्ट निल। वही रिपीट कर रहे हैं बेटा, अगर हम राइट किसी को एंटाइटल किए हैं तो मेरे लिए कॉस्ट निल, और जितना मैं एंटाइटल किए हैं वो 2 रुपया, वो मेरा सेल वैल्यू। और अगर हम राइट शेयर की जिसको एंटाइटल किए वो आगे बेचे, तो वो कंपनी को 16 रुपया दिया, मेरे को 2 रुपया दिया, तो उसका कॉस्ट हो गया 18 रुपया। और जिस दिन हम उसको राइट एंटाइटल किए थे उस दिन से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लियर है अंकिता? चंद्रले का कोई डाउट नहीं पूछिए, मतलब क्लियर है उसको टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। गवर्नमेंट बोला भैया अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में कोई शेयर डिवेंचर एक्वायर कर रहा है, एसेट शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं देंगे तो ऊपर भी पड़े थे। उसका मेथड कैसे कैलकुलेट होगा?
ये चार्ट समझो। वो जिस दिन बेचेगा उस दिन का, देखो वो तो बेटा डॉलर पाउंड में इन्वेस्ट किया है ना, तो डॉलर में बेचेगा एनआरआई, तो पैसा भी डॉलर में दिया, उसको पैसा भी डॉलर में मिलेगा। तो एवरेज एक्सचेंज रेट लेते हैं डॉलर का सेल कंसीडरेशन के केस में। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उसका एवरेज एक्सचेंज रेट पे ही होगा, ट्रांसफर भी एवरेज एक्सचेंज रेट पे ही होगा। ये सबको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरा बात समझना। ये सब इंडियन रुपीज में होगा, ये सब इंडियन रुपीज में होगा ना, वो इंडिया में बेचा है, बट उसको जब पैसा मिलेगा सब तो डॉलर में मिलेगा ना, तो फॉरेन में बैठा है, उसको इंडियन रुपीज थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इंडियन शेयर मार्केट में बिका, इंडियन शेयर मार्केट में कॉस्ट, इंडियन शेयर मार्केट में ट्रांसफर एक्सपेंस, इंडियन शेयर मार्केट में कैपिटल गेन। बात समझ में आया मेरा? तो सबको पहले आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेल कंसिडरेशन को डॉलर में किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे? उस दिन का जो एवरेज रेट है मार्केट का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी सेम, जब आप खरीदे थे जिस दिन, उस दिन का एवरेज रेट मार्केट का। ट्रांसफर एक्सपेंस भी एवरेज रेट मार्केट का। लेकिन कैपिटल गेन में बाइंग रेट, जितना दाम में वो अब डॉलर, अब रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर में ले, उसका बाइंग रेट। खाली ये रेट याद करना और कुछ नहीं याद करना इसमें। क्लियर है? नो डाउट, ये उतना काम का भी नहीं है, बस ठीक है। अब ये टॉपिक उतना कुछ है नहीं बोलने को। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट, where any person receives at any time during any previous year any amount under ULIP issued on or after 1/4/2021 to which exemption is available। ULIP पे एग्जम्पशन है ना, उसको कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानते, तो ये ऊपर पढ़ चुके, वही बता दिया था हमने, पहली बार पढ़ाया था ये टॉपिक। एकदम देखो पहला ही लाइन में आओ, पहला ही पेज में आओ। ये रहा वो पॉइंट, किसको कैपिटल एसेट मानते हैं। तो 2.5 लाख के नीचे अगर प्रीमियम पेएबल है इन प्रीवियस ईयर, या एग्रीगेट 2.5 लाख से कम है 1/4/2021 के बाद, तो फिर उस यूलिप को कैपिटल एसेट नहीं मानते। और अगर ज्यादा है तो उस यूलिप को भी कैपिटल एसेट मानते हैं। वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट की। इसमें और कुछ सुनने लायक नहीं, जो ऊपर पढ़ा दिए तो उस समय वही है, पिछला क्लास में जो बोले थे। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड फिर से उठा के लाया फालतू, ये हम पढ़ा चुके हैं। सॉरी उल्टा है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर, वो पढ़ाया था स्टॉक इन ट्रेड को वापस कैपिटल एसेट बना रहे हैं। ये बोल रहा है कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर भी खाली एक ही लाइन काम करता, और कब वो लाइन ढूंढ के बता दे। तुम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कियो, कैपिटल एसेट है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कियो, तो जब कन्वर्जन हुआ क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? हाँ लगेगा। फिर वो स्टॉक इन ट्रेड जब बिकेगा तब कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि तब वो तुम्हारा स्टॉक बिका। बट ये कैपिटल गेन लगेगा कब? जब कन्वर्ट हुआ उसी साल देना पड़ेगा कि कोई और ईयर में? यही पढ़ने लायक। देखो क्या बोला, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1985-86। तुमको ईयर याद नहीं रखना, क्योंकि रूल बहुत पहले बदला है, तो तुम्हारे लिए नए रूल चलेगा। स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 247। However, 45(2) provide that although such conversion will be transfer of previous year in which the asset is converted। एक्चुअली में तो जिस साल कन्वर्ट किए उसी साल कैपिटल गेन मान लेना चाहिए, बट पब्लिक बोला मेरा 40 करोड़ का ज्वेलरी है, उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट किए, वो अभी बिका भी नहीं है,
हम 40 करोड़ रुपए कैपिटल गेन दे दें आपको? पॉसिबल नहीं है भाई, इतना रुपया नहीं है मेरे पास। नया नया बिजनेस चालू किया, इतना रुपया नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, हम मान तो लेते हैं उसी साल ट्रांसफर हुआ, जिस साल कन्वर्जन हुआ है। यहां पे क्या बोला देखो, प्रोवाइडेड ऑल्दो सच कन्वर्जन विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द प्रीवियस इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड बट कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस इन विच द एसेट कन्वर्टेड इज सोल्ड। कैपिटल गेन किस साल लेंगे? जिस साल तुम उस कैपिटल एसेट को बेचोगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट will be done till the previous year in which the conversion took place। हाँ, ये दोनों कब किस ईयर तक मिलेगा? जिस साल कन्वर्जन हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट दोनों का बेनिफिट, इंडेक्स का बेनिफिट उसी साल तक मिलेगा जिस साल कन्वर्जन हुआ। बस तुमको एक ही बात माफ की है कि तुम कैपिटल गेन उस साल दे देना जिस साल वो स्टॉक इन ट्रेड बेचो। The fair market value of the asset as on the date of such conversion shall be deemed to be the full value of consideration of the asset। और वैल्यू कितना लेंगे? वैल्यू जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन का फेयर मार्केट लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट क्लियर है? ये वाला एग्जांपल एक बार देखना, नहीं क्लियर होगा हमको बोलना, ये पक्का देखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है केवल, जो बोले हैं वही है कि तुम खरीदे कोई और साल, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए कोई और साल में, फिर बेचे कोई और साल में। तो गवर्नमेंट बोला जिस साल बेचो उस साल कैपिटल गेन देना उस कन्वर्जन के ऊपर, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट और इंप्रूवमेंट बेनिफिट खाली उसी पीरियड तक देंगे जिस साल कन्वर्ट हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आई थिंक यही इसका सॉल्यूशन सम्स की है। नहीं समझ में आएगा हमको बताना, मैं एक्सप्लेन कर देगा, बट है कुछ भी नहीं। अच्छा, बेचे ही नहीं तो, बिका ही नहीं तो भैया मत देना, बिके तभी देना, ये नॉर्मल बात है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये क्या होता है? कई बार क्या होता है, मेरा एक जमीन है, मेरे पास एक जमीन है, बट मेरे को उस पर बिल्डिंग बनाने का और उतना प्रोसेस पता नहीं है, हम खुद से उतना माथा पच्ची नहीं कर पाएगा। हम क्या किया, एक बिल्डर को पकड़ा, इसका काम ही है बिल्डिंग बनाना, रियल एस्टेट एजेंट या ओनर, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। हम उसको पकड़ा, हम उसको बोला भाई चल मिल के बनाते हैं। वो बोला ठीक है। वो हमको जमीन का पैसा नहीं दे रहे, वो जमीन तो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से। वो हमको बोला इस पे फ्लैट बनाएंगे, 15 फ्लैट बनेगा, उसमें से 10 फ्लैट तो बिल्डर खुद बोला हम खुद बेचेंगे, 5 फ्लैट तुमको बेचने का राइट देंगे, 1 फ्लैट तुम रखने का, तुम रह लोगे उसमें, और बाकी 4 फ्लैट तुमको बेचने का राइट देंगे मेरे को। मान लो चंद्रलेखा और अंकिता का एक रियल एस्टेट बिजनेस है और नीरज का जमीन है। नीरज चंद्रलेखा और अंकिता को बोला कि मेरे को इस पे बिल्डिंग बना दो, हम लोग दोनों मिल के ये काम करने जा रहे हैं। तुम बोले ठीक है मंजूर है, करते हैं। तो हम लोग उस पर एक प्रोजेक्ट बनाए, एक बिल्डिंग बनाए, 15 फ्लैट बनाए। 10 फ्लैट तो वो अंकिता और चंद्रलेखा का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वही बेचेगा, अब 5 फ्लैट हमको दे दिया, उसमें से 1 हम रह लेगा और 4 हम बेच देंगे। यही होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जैसे ही वो हमको फ्लैट दिया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। ट्रांसफर इंक्लूड एनी अरेंजमेंट वेयर राइट इज हैंडेड ओवर टू द एग्जीक्यूशन। ये ट्रांसफर का डेफिनेशन में था, हम किसी को कोई राइट दे रहे पार्ट परफॉर्मेंस वाला में, ये वही एग्जांपल था। यहाँ बोला जैसे ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन ओनर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेवलपर। डेवलपर यानी वो रियल एस्टेट बिजनेस और ओनर मतलब हम। तो वहां पे तुरंत कैपिटल गेन टैक्स लाइफ भी आ जाएगा इन द हैंड ऑफ द ओनर इन द ईयर इन विच द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। हम जैसे तुमको जमीन दिए, जमीन ट्रांसफर हुआ, जमीन ट्रांसफर होते कैपिटल गेन का बात आ गया। देयर वर मेनी इश्यूज। अब हम बोल रहा भाई न तो फ्लैट बना न फ्लैट बिका, माँ अभी कैपिटल गेन कैसे दे दे उस जमीन के ऊपर। गवर्नमेंट भी बोला ठीक है। तो इस इशू को क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोला, हार्डशिप को कम करने के लिए बोला इंडिविजुअल HUF एंटर इनटू द JDA कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी यानी म्युनिसिपैलिटी।
म्युनिसिपैलिटी जिस दिन वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा, क्या सारे फ्लैट या अपार्टमेंट बन के रेडी, उस दिन कैपिटल गेन लगाएंगे। जिस दिन जमीन दी है उस दिन कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड ओनर शेयर ऑन द डेट इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्लस एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड इफ इन एनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड ओनर लेंगे, जमीन का दाम क्या लेंगे, जो उस एरिया का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और इस पर गवर्नमेंट बोला टैक्स एट द रेट ऑफ 10% लगे। जितना पेमेंट हम मेड करेंगे, जितना हमको बिल्डर पैसा देगा, पैसा अगर बिल्डर दे रहा है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। एसएससी ट्रांसफर द एसेट बिफोर द इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा, घर बन गए बट अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं है और हम 2 फ्लैट बेच दिए, हम यानी नीरज जो जमीन का मालिक था, उस सेल पे तुरंत कैपिटल गेन लग जाए। अगर हम देखो नॉर्मल क्या बोला, सर्टिफिकेट मिलने के बाद टैक्सेशन का बात करेंगे, बिल्डिंग बन के रेडी हो जाए उसके बाद टैक्सेशन का बात करेंगे। लेकिन अगर हम बिल्डिंग बन रहा है उसी दौरान हम 2 फ्लैट बेच दिए तो गवर्नमेंट बोला भैया पैसा बात हो गया ना, सेल हो गया ना तेरा 2 फ्लैट, हमको बिल्डर 5 फ्लैट दे रहा था, 1 में तो हम रहेंगे, 4 हम बेचने का बात किए, तो 2 अगर हम पहले ही बेचने का डील कर लिए हैं उन 2 पे पहले टैक्स लग जाएगा। और अगर हम अभी बेचे नहीं है कुछ तो बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आने दो, उसके बाद कैपिटल गेन लगे। पार्टनर या मेंबर या एओपी और वीआई का मेंबर अगर बिजनेस में कोई कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल एसेट दे रहा है, मान लो होता है ना कभी कभी पार्टनरशिप में, हम बोला मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करो मेरा एक रूम है उसी को ऑफिस बना लो, या मेरा एक जगह है वहीं पे गोडाउन बना लो, तो हम कैपिटल एसेट दे रहे हैं एज ए कैपिटल, क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? आप लोगों को क्या लगता है? बोलो। लगेगा बेटा, लगेगा, ये भी ट्रांसफर है, ये भी ट्रांसफर है। कैपिटल लगा रहे हैं हम, कैपिटल, ये भी ट्रांसफर है। मेरा प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे चला गया, पार्टनरशिप के नाम पे चला गया, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। हाँ, लेकिन कितना वैल्यू पे? जिस दाम पे वो बिजनेस बुक्स में उस एसेट को रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस वैल्यू पे रिकॉर्डेड हुआ है उसी पे कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है? यहाँ और कुछ पढ़ने लायक नहीं, मोटा मोटी मेजर टॉपिक्स खत्म। ये सब उतना कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ये सब उतना पढ़ने लायक नहीं, छोड़ सकते। यहाँ से बैठे प्रैक्टिकल चालू हो। हाँ, यहाँ से नया टॉपिक चालू होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन, ये नेक्स्ट क्लास में करना जरूरी है। एक टॉपिक कंपनी जब अपना शेयर वापस लेता है पब्लिक से, बाईबैक, इस पे बात करना है। स्लम सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हालांकि इजी है बट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम, ये भी एक लाइन के टॉपिक है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात बोलने को नहीं है। अब खाली एक ही टॉपिक मेन बचेगा, इंडेक्सेशन, और एक टॉपिक बचेगा वो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। आई थिंक बाकी टॉपिक हो, इंडेक्सेशन भी आप लोगों को वैसे पता है बट हमको खाली एक बार फटाफट बताना। हाँ, ईशॉप काम का टॉपिक हो, ईशॉप 3 टॉपिक अभी तक मिला जो काम कर। ये नया टॉपिक आया है, ये काम का 4 टॉपिक मिला। आजकल क्रिप्टो करेंसी में बहुत डील करते हैं ना, तो क्रिप्टो के ऊपर ये रूल है, क्रिप्टो करेंसी का क्या हो।
हाँ, इसके बाद एग्जम्पशन आ जाएगा। एग्जम्पशन पूरा चार्ट में बना के दिया हुआ, तो फटाफट ये चार्ट ही एक्सप्लेन करना, कुछ बड़ा बात नहीं होगा। मोटा मोटी हो जाएगा, अगला क्लास में चैप्टर खत्म। रेट वेट वाला कहानी तो आपको वैसे भी पता है, ये तो खाली आपको रेट्स बताना है, किस पे क्या रेट लगता है।